नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 11/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर एक सेट में जीके जीएस एवं करेंट का डिस्क्रिप्शन के साथ अपडेट करके देता हूं, इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और बने रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। जो शहरीकरण हुआ है उसके कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। कौन सा मोटापे का कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है, मोटापे का कारण है उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन। ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा एनर्जी मिलता है शरीर को, इस कारण से मोटापा होता है। जिस व्यक्ति को जितना कठिन काम है उसके अनुसार उसको उतना कैलोरी ऊर्जा ही लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों, पानी की अत्यधिक खपत के कारण शरीर में निर्जलीकरण हो जाती है और हरासमेंट की अनुभूति होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है दोस्तों। और नियमित आहार में विटामिन की अगर कमी हो तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, हड्डी कमजोर होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा देता है, इसलिए बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक कैलोरी में कितना जूल ऊर्जा होता है दोस्तों? एक कैलोरी में। हर एक क्वेश्चन में मैं हर एक सेट में मैं 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं, जान के कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को याद रहे। तो आप लोग बताइएगा एक कैलोरी में कितना जूल एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कमेंट करने से आप जो कमेंट कीजिएगा वो याद भी रहता है, इसलिए ये सोच के भी कमेंट करें। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को डैश के क्षेत्र में, क्या चीज़ के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो क्रिकेट के क्षेत्र में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है गुरुचरण सिंह को 2023 में, पद्मश्री। अभी याद रखेंगे दोस्तों, करेंट में 25 जनवरी 2024 को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें पाँच पाँच जो हैं पद्म विभूषण अवार्ड होते हैं। पद्म विभूषण में याद रखिएगा, बैजंती माला कला के क्षेत्र से हैं, फिल्म के क्षेत्र से। चिरंजीवी भी कला के क्षेत्र से, फिल्म के क्षेत्र से हैं। एम वेंकैया नायडू राजनीति के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। जो राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भी थे। पद्मा सुब्रमण्यम भी कला के क्षेत्र से आते हैं। 4 पचमा एक बिंदेश्वरी पाठक, जो बिहार वाले याद रखेंगे, ये मरणोपरांत इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। तो 5 पद्म विभूषण हो गए, फिर से याद रखिएगा, 5 पद्म विभूषण। और याद रखेंगे कि पद्म भूषण 17 का मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण। और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री। अगर पूछ दे कि 2024 में पद्म पुरस्कार कितने टोटल व्यक्तियों को दिया गया है, तो टोटल आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, 132 लोगों को दिया गया है टोटल दोस्तों। तो पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को 2024 में, पद्म भूषण 17 व्यक्ति को, और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी दोस्तों, भारत रत्न के साथ। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? सिस्टमेटिक नाम क्या है? सिस्टमेटिक नाम उसको एथीन के रूप में जानते हैं दोस्तों।
एथीन। क्योंकि वेल्डिंग के लिए दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है, जबकि एसिटिलीन C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ये दोनों का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। एसिटिलीन जान लीजिए कि सरल एल्काइन है, और जब कैल्शियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया कराते हैं तब एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। बहुत बार तो ऐसे ही पूछ देता है कि जल की अभिक्रिया जब कैल्शियम कार्बाइड से कराएंगे तो निम्न में कौन गैस बनेगा। जबकि एथिल एसीटेट सेकेंड ऑप्शन को देखिए, इसका बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी भोजन, अचार, ये सब में स्वाद बढ़ाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, और कृत्रिम सुगंधित पदार्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, कोई भी अगर चीज पहला हो तो याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव क्यों किया गया? ये जनजातीय लोगों को एक करने के लिए, संस्कृति के उनके बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका पहला बार जो है उद्घाटन किया गया था। कौन कौन मिलकर किए थे? तो भारत के संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और उड़ीसा का ही एक इंस्टीट्यूट KIIT था। ये भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया। पहला इसके लिए याद रखेंगे इसको। ओडिशा में एक नृत्य फेमस होता है, ओडिसी नृत्य, जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से आता है। उड़ीसा में सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदकानन, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क हैं। चिल्का झील उड़ीसा में ही आता है दोस्तों, जो कि भारत की लैगून झील है, तटीय झील खारे पानी की। उड़ीसा के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और गवर्नर अभी है वर्तमान में रघुवर दास, जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे। याद रखेंगे कि उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग हुआ था, और लोकसभा में उड़ीसा में 21 सीट है, जबकि राज्यसभा में उड़ीसा में 10 सीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओलिव रिडले कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वही भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। निम्नलिखित में केंद्र सरकार का विधायी अंग है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग, जो विधायी मतलब विध, कानून जिसको बनाया जो कानून बनाता है, तो कानून बनाने वाला अंग संसद है। संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। याद रखेंगे संसद के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उसके बाद याद रखेंगे लोकसभा, और उसके बाद याद रखेंगे राज्यसभा। 3 अंग होते हैं। 79 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है, जबकि 80 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा, और 81 में लोकसभा का चर्चा है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में है, जबकि अनुच्छेद 61 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जाता है उसके द्वारा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मृत्यु दंड वगैरह ये सबसे क्षमा या फिर कोई भी सजा को कम करने का प्रावधान है। ये सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक राष्ट्रपति से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को 108 अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अध्यादेश जारी करता है 123 के अनुसार 1 2 3। भारत में याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ दोस्तों, अस्तित्व में आया। जबकि भारत में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसमें प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ये सभी जितना मैं फैक्ट बताता हूं दोस्तों, जान के बहुत सारा बताता हूं, ताकि आप लोग सुनते रहिए, बराबर वीडियो देखते रहिए। 1 2 बार 3 बार वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा सुनते सुनते। और दूसरा नंबर है कि लिखने से वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। सुनना है दोस्तों, हमको काम करना है, काम किसी तरह मेरा निकल जाए हम लोग का बस। भारत में औस लिखना और पढ़ना ज़्यादा ये नहीं है, मेन
मेन मोटिव है हम लोग को जितना ज़्यादा फैक्ट पता चले। लिखेंगे वीडियो हो जाएगा 1 घंटा का, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सुनते रहिए, बराबर 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा सुनते सुनते। भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे चीज़ हमको याद रहते हैं, उतना लिखेंगे और तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध किस फसल से? तो दोस्तों धान से। बहुत बार फसलें पूछ ली जाती है, किस फसल का क्या किस्म है, जैसे चावल का, धान का और भी किस्म है, बाला, पूसा 221 याद रखेंगे, चावल का याद रखेंगे बाला और पूसा 221। जबकि गेहूं का राजा 911, सोनालिका का नाम सुने होंगे, डी 134। बहुत बार जब जिनके पिताजी किसान होंगे, देखते होंगे घर में आता होगा ये बोने के लिए गेहूं मार्केट से, तब उसमें लिखा रहता है। हीरा भी गेहूं का ही किस्म है। चना की अगर बात करें, चना का भी पूछा जाता है, तो चना का याद रखें C235, C235 चना का किस्म है, H208 चना का किस्म है और G130 भी चना का किस्म है। तो ये सभी चना का किस्म है। कपास का पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे PST9, देवी राज, देवी तेज, लौंग स्टेपल, एक बार लौंग, एक बार मीडियम स्टेपल, एक बार शॉर्ट स्टेपल। ये तीनों स्टेपल जो है ना वो कपास का ही किस्म है। लौंग स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24D क्या है? 24D कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि तिरंगा तो होगा लेकिन क्षैतिज अवस्था में होगा, और केसरिया, सफ़ेद और गहरा हरा रंग समान अनुपात में होना चाहिए, तीनों बराबर। याद रखेंगे महात्मा गांधी का यहाँ नाम है। देखिए महात्मा गांधी, राष्ट्र ध्वज का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्र ध्वज का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया था कि हमारे देश का राष्ट्र ध्वज होना चाहिए, तो 1921 में ही महात्मा गांधी दिए थे। विदेशी धरती पर सर्वप्रथम ध्वज कौन फहराया? तो 1907 में। ये सभी क्वेश्चन जो पूछते हैं वही मैं करवाता हूँ। 1907 में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया? यह भी बराबर पूछा जाता है, तो पिंगली बेकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों, जबकि असम का शास्त्रीय। याद रखेंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है टोटल, और सबसे हाल फिलहाल शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के सतारिया नृत्य को मिला है, जबकि कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है और राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? पूछ रहा है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, एशिया में जो चैंपियनशिप बैडमिंटन की हुई उसमें स्वर्ण पदक जीता किनका किनका जोड़ी? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलके। एक चैंपियन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था, UAE दुबई, UAE दोस्तों, सॉरी USA लिख दिए, इसको काट ही देते हैं फिर से। UAE संयुक्त अरब अमीरात। याद रखेंगे कि बैडमिंटन से रिलेटेड जो होता है बहुत बार पूछ लिया जाता है, कि बहुत बार तो ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि उबेर कप का संबंध किससे है या थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से ये सब है। तो उबेर कप 2024 कहाँ हुआ था? चीन में। जीता भी चीन ने, इंडोनेशिया को हरा के, इंडोनेशिया को हरा के। उबेर कप 2024 चीन में आयोजित हुआ, चीन ही जीता इंडोनेशिया को हरा के। जबकि थॉमस कप 2024 भी चीन में हुआ, इसको भी चीन ने इंडोनेशिया को हरा के जीता। यानी कि उबेर कप, थॉमस कप दोनों चीन में हुआ, दोनों में चीन ने जीता और दोनों इंडोनेशिया उपविजेता रहा। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा विश्व चैंपियनशिप 2024 जो करवाया गया चैंपियनशिप,
बैडमिंटन का, उसमें पुरुष में विदित शरण जीते हैं। पुरुष का जीता कौन? विदित शरण। जबकि महिला में कौन जीते? तो याद रखेगा आन से औंग, आन से औंग, ये दोनों जीते हैं। एक इंडिया ओपन भी बैडमिंटन का होता है, तो इंडिया ओपन 2024 कांग मिन जीता था, कांग मिन ह्यूक पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में तो नहीं याद होगा दोस्तों, हम लोग भी बहुत सारे टीचर का वीडियो देखते हैं। मैं खुद यूट्यूब से बहुत सारे टीचर का वीडियो देखता हूँ, जो बढ़िया बढ़िया टीचर जैसे दृष्टि IAS वगैरह का, तो मैं एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखता हूँ। निम्नलिखित में उस भारतीय गायक गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था। कह रहा वह कौन गायिका थे? ये तो सब लोग जानते हैं, मेरे वतन के लोगों लता मंगेशकर गाए थे, लेकिन जब गाए थे तो उसको याद रखेंगे कि यह गीत जो है कौन लिखे थे? तो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। और यह गीत 1962 के भारत चीन के युद्ध की याद दिलाता है, और यह पहली बार 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रपति राधा कृष्णन एवं प्रधानमंत्री JL नेहरू के समक्ष लता मंगेशकर ने यह गीत को गाया था। एक क्वेश्चन पूछता है, झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। झंडा गीत कौन है दोस्तों? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। जबकि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ में है ये। और जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और यह सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में छपाया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में कौन सा वायसराय था? ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि सिंपल में समझ लीजिए कि आज़ादी के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था। यहाँ देखिए फर्स्ट में लिन लिथगो है, सभी का इंपोर्टेंट करवा देता हूँ, बहुत बार पूछता है वायसराय से किसके समय में क्या हुआ। तो लिन लिथगो के समय में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, याद रखेंगे। यह देखिए तीसरा ऑप्शन है बिलिंगटन। लॉर्ड बिलिंगटन के समय में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको याद रखिएगा। और लॉर्ड बेवेल के समय में बेवेल योजना एक आया था दोस्तों। बहुत सारे और सुन लीजिए। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। और याद रखिए लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था, जो गैर अंग्रेजी भाषी पत्रिकाओं को बंद कराना जिसका उद्देश्य था, जिसको कि 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा बंद करा दिया गया। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट आया, और मॉन्टेग्यू के काल में जो है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड के काल में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत सारा हो गया लॉर्ड का, किससे क्या पूछा जाता है। भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेवार है? कह रहा है छोटे वित्त संस्थान के देखरेख और विनियमन मतलब संचालन के लिए जिम्मेवार है। ऐसा कौन सा संस्था है भारत में जो छोटा छोटा वित्त संस्थान है और छोटा छोटा जो चीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए ये करता है, जिम्मेवार है संचालन के लिए? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। जबकि ऋण प्रदान करने का काम सिडबी करता है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई, जबकि सेबी की स्थापना 1988 में हुई। तो इसको याद रखिएगा। रिजर्व बैंक से संबंधित तथ्य याद रखिए। रिजर्व बैंक का स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, इसको
रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक नीति तैयार करता है, इसका मेन है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, आरबीआई का मुख्य काम। बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, मैं एक बार टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था, उसमें पूछा था कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहला गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई, तो दोस्तों यह केरल में किया गया। 1902-3 के लगभग इसका स्थापना हुआ, 2 लास्ट और 3 पहले, ऐसे करीब करीब 1903 में इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कोल्लम केरल में है, केरल में है इसका मुख्यालय। और डॉक्टर पद्मनाभन पलपू ने नारायण गुरु के नेतृत्व में यही नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया। ये एझावा जनजाति के थे और जो ताड़ी निकालने वाले लोग केरल में रहते थे उनके फेवर में ये स्थापना किया गया था। इसका पूछता है दोस्तों कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का नारा क्या था, इस सी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका नारा था ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरु जाति माने एक जात, ओरु मातम एक धर्म, ओरु दैवम मनुष्यत्व और मनुष्य के लिए एक देवता। तीनों, ये फिर से बोल देता हूँ, एक जाति एक धर्म मनुष्य के लिए एक देवता, ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का जो है नारा है। नारा पूछा है सी टेट के एग्जाम में, इसलिए नारा को याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो काली मिट्टी के लिए कपास उपयुक्त है। दोस्तों आवाज़ थोड़ा फंस रहा है इसलिए मैनेज कीजिएगा। सॉरी। तो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो कपास है। कहता है कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कपास। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी। बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा है दोस्तों कि रेगुर मृदा या फिर काली मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है, तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना। जबकि देखिए चूना CaO इसकी प्रधानता, और लोहा Fe आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg और एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना ये सभी क्या होता है, इसका प्रधानता है इसमें। जबकि एक बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हमको मिला है कि रेगुर मिट्टी में किस की कमी होती है, तो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। कपास के अलावे काली मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, मिर्च की खेती आसानी से की जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे इलाकों में पाया जाता है। कपास का प्रमुख निर्यातक जो देश है दोस्तों अमेरिका है, जबकि कपास अनुसंधान केंद्र भारत के नागपुर में है। भारत का मतलब हमारा राष्ट्रीय, भारत जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। जैसे चाय वाला, निर्यातक तो श्रीलंका है लेकिन उत्पादक उपभोक्ता चाय का भारत है। अब भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कपास का कौन है, तो गुजरात है। अभी कुछ समय पहले कपास का किस्म के बारे में बताए थे, लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल, ये सब कपास का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि फरवरी 2023 में दिया गया, तो कथक नृत्य से संबंधित है। 2021 कोरोना के कारण बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे काम स्थगित हुए जो बाद में दिए गए, तो 2023 में दिया कथक नृत्य। कथक कहाँ किया जाता है, उत्तर भारत में, खास करके यूपी में। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में किया जाता है। भरतनाट्यम अभी ऊपर में जस्ट क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु में किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है जबकि कथकली भी केरल में किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और लेटेस्ट में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के सतारिया नृत्य को पड़ा है। ये भी अभी जस्ट पहले ऊपर में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है, तो दोस्तों बहुत सारे सिंधु घाटी स्थल मिले हैं जिसमें हड़प्पा इनमें से पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में है। दोस्तों हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है दोस्तों।
यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे। बहुत बार नदी पूछ लेता है यह किस नदी के किनारे, यहाँ क्या है न है। तो जितना भी फैक्ट हर एक की पॉइंट से याद रखिए, आपको उतना फायदा होगा। कालीबंगा के बारे में अगर जानते हैं, काली मतलब हुआ काला, बंग मतलब होता है चूड़ी। काले, अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया कि काले रंग की चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से मिली। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे है और इसकी खोज 1952 में हुई थी। अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था इनका। जबकि लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में, इसका खोज 1954 में हुआ था। लोथल क्या है दोस्तों? तो बंदरगाह भी था सिंधु घाटी का, लोथल, सुरकोतदा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक का सही जोड़ी की पहचान कीजिए। उपन्यास बहुत बार पूछता है, आत्मकथा ये सब में किताब का दोस्तों, तो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लेखक, आत्मकथा, ये सब किताब रट के ही जाइए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, ये तो इनके साथ मिलना चाहिए था, सामने लिखना चाहिए। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सामने सामने मैच नहीं है। ये सुटेबल बॉय, ये सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ जी का है, विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। जबकि अमिताभ घोष को अंग्रेजी के पहले ऐसे लेखक हैं जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और सही जोड़ी है सेवन समर्स मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश का एक व्यंग उपन्यास है, किनका? तो शशि थरूर का है। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर भी इनका बुक का नाम है, इसको याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का गबन गोदान ये सब लिखा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत प्रसाद निराला वर्मा, ये चारों जो कवि हैं इनको छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। पंत में सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद में जयशंकर प्रसाद, निराला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा में महादेवी वर्मा। तो पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, ये चारों को हिंदी छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता? 68वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में दिया गया, उसमें सबसे पार्श्व गायक मतलब फिल्म के सामने नहीं आते हैं सिंगर, उसमें हीरो हीरोइन वगैरह विलेन वगैरह रहते हैं, लेकिन सिंगर बहुत बार दिखते हैं, कोई कोई फिल्म में सामने से सिंगर दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 में 90 फिल्म में सिंगर पर्दे के पीछे गाते हैं, वो सामने उनका चेहरा नहीं आता है। तो पार्श्व गायक अरिजीत सिंह को मिला था 2023 में सर्वश्रेष्ठ। तो इससे ये तो 68वां है, हमको करेंट वाला याद रखना है। अभी 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है 2024 में, जिसमें 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड मिला। अच्छा ये पूछ ले 69वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? फिल्म फेस्टिवल बोल रहे हैं दोस्तों, सॉरी, जितना अब तक बोले होंगे फिल्म फेस्टिवल उसके लिए सॉरी। फिल्म फेयर पुरस्कार 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया था। थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि इतना चीज़ बोलने में मैं भी मशीन नहीं हूँ, मानव हूँ, मशीन रटा रटाया रहता है, मानव लोग अक्सर भूलते हैं, लेकिन मैं सुधारता हूँ दोस्तों। और कभी कभी कोई चीज़ भूल जाता हूँ या गलती बता देता हूँ तो आप लोग कमेंट में देखिएगा, उसका आंसर पिन रहता है किया हुआ। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला, जबकि एक्टर रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए और एक्ट्रेस आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऐसा करके एक पिक्चर आया था उसी के लिए। सिंगर में याद रखिए, ये सिंगर का पूछा था। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भूपिंदर बब्बल को मिला था, याद रखिएगा, भूपिंदर बब्बल। जबकि बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था शिल्पा राव को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की है? तो गुजरात। बहुत सारे भारत इस क्षेत्र पे सेमीकंडक्टर नीति के क्षेत्र में बहुत सारे प्रावधान लाया है, जिसके तहत बड़े बड़े कंपनियां आकर्षित होके भारत में जो है
अपना संस्था खोल रही है। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, वो भी भारत में अपना सिक्का जमाने के फेरा में लगा हुआ है। और एक हांगकांग में जो कंपनी थी वो भी वहाँ खाली करके भारत में अपना आ रही है, कर्नाटक में अपना कंपनी खोल रही है। तो सेमीकंडक्टर नीति पेश किया गया है 2022-27 गुजरात में जो है रोजगार पैदा करने के लिए और बहुत सारे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए। सेमी कंडक्टर अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आते हैं अर्धचालक के अंतर्गत। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का उद्देश्य, खाता दो प्रकार का होता है। खाता तो हालांकि एक्चुअली बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मेन रूप से हम लोग जनरली मुख्यतः दो प्रकार के खातों का प्रयोग करते हैं आम जनता। एक करेंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। जिसमें सेविंग में जो व्यक्ति का कुछ पैसा उसा बच गया था अपना जमा कर लेता है, उसका नाम ही देखिए कितना बढ़िया दिया है, बचत खाता, जिसमें जमा पर ब्याज अर्जित करना। बचत खाता है वही कि कोई आदमी जमा किया, उससे 2-4 पैसा मिला, तो ये बचत खाता होता है। बाकी ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये सभी डिपॉजिट का विभिन्न प्रकार है। निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी, अभी जस्ट क्वेश्चन आया, कथक यूपी में खास करके उत्तर भारत के यूपी में किया जाता है। उसके प्रकांड विद्वान, उसके जानकार पंडित बिरजू महाराज थे। तो कौन इसमें नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज का शिष्या थी, अब भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में अपना आधिकारिक रूप में काम कर चुकी है? तो शोभना नारायण। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में ये सेवा दे चुकी हैं शोभना नारायण। और पंडित बिरजू महाराज के ये मतलब शिष्य भी थे। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो चुका है, याद रखेंगे। सोनल मानसी ओडिसी के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, मिल जाती है जाके। गोदावरी नदी के बारे में कहा जाता है दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, या वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी। लेकिन अगर पूछ दिए दक्षिण भारत की गंगा, तब कावेरी मारिएगा। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, तो इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। जबकि भारत की सबसे पवित्र नदी भी ये यही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची है। तो 395 अनुच्छेद को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अभी हम देखें तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, भाग 1 है जिसमें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, नाम परिवर्तन और उसमें कैसे क्या रहना है, ये सब के बारे में। जबकि भाग 2 5 से 11 तक है। भाग 2 में 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में उल्लेख है। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद वर्णन करता है जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। जबकि भाग 4 में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। हर एक राज्य को यह निर्देश किया गया है कि अपने राज्य के जनता के भलाई के लिए समय समय पर योजनाएं एवं शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सब काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर डैश दर्ज की गई। तो दोस्तों भारत की जनगणना जो 2011 में हुई वो 15वीं जनगणना थी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। 15वीं जनगणना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872, अभी पूर्व में मैं बता चुका था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। जबकि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना किया जाता है वो रिवीजन वाला वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया जनगणना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं सॉरी, महिला साक्षरता दर भारत की 65.46% रही। जबकि पुरुष साक्षरता दर 74.04% रही। पुरुष उस समय 2011 के अनुसार पुरुष 74.04% साक्षर थे, जबकि महिला 65.46% साक्षर थी। और सबसे ज़्यादा आबादी यूपी का था, सबसे कम आबादी सिक्किम का जनसंख्या था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर
हुआ। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है, जबकि एसटी के सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार एमपी में है। और याद रखिए आप लोग, क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 11 के अनुसार बिहार था। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, सबसे साक्षर केरल है, सबसे अनपढ़ में बिहार आता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। और आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।